नाबार्ड उसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नाउ टेल मी, इंडिया में सब बैंक्स का राजा कौन है? आरबीआई। अब मैं आपको एक ड्राइंग करके बताता हूं। नाउ इंडिया में बैंक्स का राजा है आरबीआई, ठीक है। वो लीड करता है सारे बैंक्स को। अमेरिका में हेड कौन है? फेडरल बैंक। चाइना में बैंक ऑफ चाइना। अब आरबीआई के अंडर कौन आते हैं? सारे बैंक्स आते हैं। फॉरेन एक्सचेंज कौन देखता है? आरबीआई। ये सब 12th में है। सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूं कि नाबार्ड का जन्म कैसे हुआ। अच्छा, नोट का जो प्रिंटिंग है, 2 रुपए के नोट और आगे प्रिंट कौन करता है? आरबीआई। बैंक्स का ऑडिट सब आरबीआई। एग्रीकल्चर भी आरबीआई के दायरे में था। अब इतना सारा लोड आ गया और इंडिया एग्रीकल्चरल कंट्री है। सो ऐसा सोचो, ये मैंने आरबीआई बना दिया, ये आरबीआई के 2 हाथ है, बराबर है। तो आरबीआई ने क्या किया? अपना अंग अलग कर दिया एग्रीकल्चर का, और एक ऐसा संस्था बनाया जिसको नाम दिया नाबार्ड। नाबार्ड जैसे बैंक्स का राजा आरबीआई है, वैसे एग्रीकल्चरल कर्जा, इसमें कोऑपरेटिव बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, सब एग्रीकल्चर का राजा कौन है? एक्चुअली वो आरबीआई का ही ओरिजिनल हिस्सा था, लेकिन नाउ आरबीआई नीड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन एग्रीकल्चर क्रेडिट। एग्रीकल्चर के लिए वो किधर पॉइंटर देगा? नाबार्ड का। तो लॉजिक समझ में है नाबार्ड का? तो इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। 6 लाख गांव, महाराष्ट्र में 43,000 विलेजेस, 36 डिस्ट्रिक्ट, और भारत का नेशनल इनकम जो कि 268 लाख करोड़, उसका 13% करो, करीबन 30 से 35 लाख करोड़ एग्रीकल्चर से आता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के बाद 40% या 50% के ऊपर एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता था। एग्रीकल्चर एंड इट्स एलिड एक्टिविटीज। एलिड एक्टिविटीज में क्या होगा? टमाटर को सॉस बना दिया, प्योरी बना दिया, समझ में आ रहा है? तुमने पापड़, जो एलिड है, फिशिंग, ये सब इसमें आ जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समझ में आ गया कि अब अभी जो पाकिस्तान में शॉर्टेज हो रहा है ना, और इंडिया मानते हैं वर्ल्ड का 40 आई थिंक तक का चावल कंट्रोल करता है, अपन बहुत जगह वर्ल्ड नंबर 1 है, लेकिन इंडिया को अभी भी आउटपुट, दाल ये सब में अपन नहीं, परिपूर्ण नहीं है। अपने को कम पड़ता है, 140 करोड़ आबादी को पल्सेस दाल पूरा नहीं पड़ता, अपने को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सोचा कि एक, हम बोलते हैं ना, एक संस्था बनाया, एक बोलते हैं ना अरेंजमेंट रिव्यू फॉर कमिटी बनाया, और फिर उस कमिटी ने रेकमेंड किया कि आप एक सेपरेट संस्था बनाओ, और वो सेपरेट संस्था बना नाबार्ड, जिसका जुलाई 12 1982 में एस्टेब्लिश हुआ, नेशनल बैंक फॉर एग्री एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 81। इससे क्या पता चलता है? ये स्टैट्यूटरी कंपनी है। कैसे शुरू हुआ? पार्लियामेंट के थ्रू। अब नाबार्ड इज एन एपेक्स, मतलब हाईएस्ट फॉर एग्रीकल्चरल फाइनेंस के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका मेन उद्देश्य क्या है? कर्जा देना। किसको? एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज और विलेज इंडस्ट्री, ठीक है। नाउ शुरू करते हैं फीचर्स ऑफ नाबार्ड। एपेक्स बैंक, पहले नाबार्ड नहीं था, तो एग्रीकल्चर किसके अंडर आता था? आरबीआई के अंडर आता था। सो ये एपेक्स बैंक है जो कर्जा, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, कर्जा कैसे रहेगा? डू यू एग्री? ट्रैक्टर का कर्जा रहेगा, वो करीबन 5 साल के आसपास रहता है। तुम्हारा सीड्स का कर्जा रहेगा। तुम बोलोगे सीड्स, भाई प्याज कांदे का जो सीड्स है 6,000 रुपए का आता है। तुम बोलोगे 6,000 बहुत छोटा रकम है, बट इंडिया में 11 से 12 करोड़ जो फार्मर्स है, ऐसा भी हालत आता है बारिश नहीं रही तो उनके पास खाने के पैसे नहीं रहते, 6,000 भी उनको कर्जा काम में आ जाता है, बराबर है। तो ये लोग पॉलिसी गाइडलाइंस बनाते हैं रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, क्योंकि नाबार्ड कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स के थ्रू कर्जा पहुंचाता है।
खुद नाबार्ड गांव तक नहीं पहुंच सकता, 6 लाख गांव है, कैसे पहुंचेगा? ठीक है, तो अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ले लो। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एक हिस्सा कॉलेज रोड नासिक में एक देखा है, एचडीएफसी बैंक के बाजू में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वो एक्सक्लूसिवली एग्रीकल्चर के लिए लोन के लिए है। वो नॉर्मल अकाउंट नहीं खोलेगा, वो बोलेगा दूसरे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जाओ, दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर एग्रीकल्चर। तो इन सबको फाइनेंशियली कोऑपरेट कौन करता है? नाबार्ड करता है। सो पब्लिक सेक्टर बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स और तुम्हारा रीजनल रूरल बैंक्स, ये सब रिपोर्ट किसको करते हैं? नाबार्ड को, फॉर एग्रीकल्चरल फंडिंग, रीफाइनेंस फैसिलिटीज। एक सिंपल सी बात है, तुमको कर्जा चाहिए, तुम शेतकरी हो, नाबार्ड तुम तक कैसे पहुंचेगा? नाबार्ड बोलता है तुम कोऑपरेटिव बैंक के पास जाओ, कोऑपरेटिव बैंक बोलेगा हमारे पास पैसा नहीं है, नाबार्ड कोऑपरेटिव बैंक को पैसा देता है, कोऑपरेटिव बैंक शेतकरी को देगा। इस प्रकार से जो गवर्नमेंट का सब्सिडी है या कर्जे का जो स्ट्रक्चर है, नाबार्ड पहुंचाता है शेतकरी तक, और उसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म क्रेडिट आता है। नॉर्मली ट्रैक्टर लॉन्ग टर्म माना जाएगा, सीड्स शॉर्ट टर्म माना जाएगा, दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं ना, जो ट्रैक्टर के पीछे हल रहते हैं, वो सब मीडियम टर्म हो सकता है। सो ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटी, ड्रॉट, क्रॉप फेलियर एंड फ्लड्स, तुमको विश्वास नहीं होगा, पाकिस्तान की बुरी हालत में 2022 में जो फ्लड्स आया था, 1/3 पाकिस्तान पानी के अंदर, पूरा खराब खराब हो गया। और अभी अफगानिस्तान और उसका प्रॉब्लम है, तो 6000 ट्रक्स अटके हुए हैं अफगानिस्तान बॉर्डर, वो छोड़ ही नहीं रहे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब खराब हो रहे हैं। मतलब पाकिस्तान की हालत अगले 20 दिन में और भी खराब हो जाएगी, क्योंकि 6000 ट्रक्स अफगानिस्तान जो तालिबान रूल करता है वो छोड़ ही नहीं रहे, बॉर्डर में उन्होंने रोक के रखा हुआ है। सो रीफाइनेंस फैसिलिटी ऐसे फार्मर्स को, अच्छा नहीं फाइनेंस किया तो अपने फार्मर्स मजबूरी में क्या करें? सुसाइड कर लेते हैं। पहले आंकड़ा 14 करोड़ का था फार्मर्स, फिर का आंकड़ा कम हो गया ना फार्मर्स का, तो यही कारण है। क्या करे वो लोग भी, मजबूरी। असिस्टेंस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अभी क्या होता है, जैसे कुछ दिन पहले, कुछ साल, पिछले साल बैंक ऑफ बड़ौदा में एक हैकर ने हैक करके 250 करोड़ गायब कर दिए। पता चला वो लोग यूज कर रहे थे विंडोज एक्सपी। अरे विंडोज एक्सपी 20 साल पुराना है, उसके बाद आया विस्टा, उसके बाद आया विंडोज 7, उसके बाद आया 10, अभी क्या चल रहा है? विंडोज 11 चल रहा है। वो लोग यूज कर रहे थे आदम के जमाने का, हैकर ने बराबर ट्रैक कर लिया। एक्सपी में विंडोज अपडेट कहाँ देता है? विंडोज 10 का भी अपडेट 2-3 साल में बंद कर देगा। 2023 है ना, 2024-25 के आसपास विंडोज 10 में भी अपडेट बंद कर देगा, ताकि लोग नए खरीद सके। लॉजिक समझ में आ रहा है? अपडेट्स क्यों बंद कर देता है? नहीं तो फिर लोग नया लेंगे ही नहीं, ये लॉजिक है। तो इसको स्ट्रेंथन करने के लिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये ऐसा है सिस्टम है कि तुम्हारे फिंगर टिप्स में तुमको पता चल जाएगा क्या चल रहा है डिपार्टमेंट में। बहुत सारे कंपनीज में एमआईएस एक अलग डिपार्टमेंट है। एमआईएस पूरा कंप्यूटर बेस्ड, डेटा बेस्ड, इंफॉर्मेशन बेस्ड रहता है। तुमको ये जरूरत पड़ेगा ही, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को डेटा लगता ही है। अच्छा, रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट में अभी गांव के एरिया में तुम जाओ, पिछले साल 18,000 गांव को इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, अभी भी 4G चल रहा है बहुत सारे गांव में, 5G आ गया इंडिया में, वो लोग तो सोच भी नहीं सकते। तो रूरल डेवलपमेंट में तो तुम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहले इंप्रूव करना जरूरी है, रोटी कपड़ा मकान। अभी अभी थोड़ा सा बोलते ना, गांव के लोग डेवलप हो रहे हैं, और उनको सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? जैसे इरिगेशन के छोटे आ गए, फिर आजकल ये लोग जैसे ड्रैगन फ्रूट पहले इंपोर्ट करते थे, अभी उसके सीड्स आ गए तो अपन खुद सिंगल साइड ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ऐसे सब ये लोग कर्जा देते हैं इसके लिए, नॉन फार्म एक्टिविटी भी इसके लिए, पर रूरल डेवलपमेंट चाहिए। और इससे क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। करेक्ट। नेक्स्ट, सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर फाइनेंस। एग्रीकल्चर फाइनेंस तुम एचडीएफसी बैंक के पास से जाओगे ना, वो लोग के लिए वो इतना प्रायोरिटी में नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में है ना, वो लोग क्या बोलोगे, क्रेडिट कार्ड तुरंत दे देंगे। आईसीआईसीआई के पास जाओगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अकाउंट। एग्रीकल्चर फाइनेंस थोड़ा टाइम लगेगा, उनका प्रायोरिटी लिस्ट में एग्रीकल्चर बहुत कम है। तो फिर कौन देगा कर्जा? नेशनलाइज बैंक बोलते हैं 50% कर्जा डूबता है गांव में। गांव वालों की नीयत साफ है, पर बारिश नहीं हुई तो क्या करें? तो फिर रोल आ जाता है गांव में रीजनल रूरल बैंक्स का, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स का।
ये लोग सब गवर्नड है बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। क्योंकि इंडिविजुअल जो बोलते हैं ना कर्जा देने वाले लोग हैं, श्रोफ सेठ, ये लोग सब तो 2-2 4-4 टक्का महीने का लेते हैं, साल का 50 टक्का, 5 लाख का कर्जा लिया, 2.5 लाख का कर्जा, 2.5 लाख का ब्याज हो गया। जबकि बैंक 5 लाख पे 40,000 50,000, मतलब तुमको बहुत सस्ते पे मिलता है, तो ये लोग को कर्जा वो लोग देते हैं। अब प्रोवाइड्स रिकमेंडेशन टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 10 लाख करोड़ का कर्जा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसान क्रेडिट कार्ड्स के लिए ये टाइम रखा हुआ। लॉजिक समझ में आया? और जरूरत भी है। तुम क्लाइमेट देखोगे ना, इस टाइम फरवरी चल रहा है, आज से 10 साल पहले, 10 से 12 साल पहले फरवरी में टेम्परेचर वॉज 4 और 5 डिग्रीज, 4 और 5 मॉर्निंग में टेम्परेचर था। अभी फरवरी में हीट आने लग गया, मार्च अप्रैल में तुम देखोगे हिमाचल प्रदेश ये सब जगह बोल रहे टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, इट्स अ हिल स्टेशन, ये टाइम 6 to 8 डिग्रीज ज्यादा रहेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? अमेरिका में, कनाडा में जबरदस्त बर्फानी तूफान आ रहे हैं, 900 फ्लाइट्स कल ग्राउंड किए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पता है पिछले साल अपना राइस प्रोडक्शन 8% से कम हुआ बारिश का इरेगुलरिटी की वजह से। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पॉलिसीज लाने होंगे, ठीक है? इसलिए तो जन धन अकाउंट खोले 48 करोड़। कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, फार्मर सुसाइड ना करे, उसके खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाए। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो ऐसे पॉलिसीज ये लोग रेकमेंड करते हैं। फिनेंसिंग रूरल इंडस्ट्री, अब रूरल इंडस्ट्री में क्या क्या होगा? तुमने खादी सुना होगा, इसके बाद एक केवीआईसी का है, खादी ले लो, या अचार, पापड़, छोटे मोटे इंडस्ट्री, छोटे मोटे वस्तु, लेकिन उससे गुजारा तो चल जाता है। या वारली पेंटिंग है ना महाराष्ट्र में, तो ऐसे टाइप के पेंटिंग लोग खरीदेंगे घर पे तस्वीर के रूप में। और जो खादी का डेवलपमेंट जो किया, ये सब के लिए कर्जा कौन देंगे? रूरल इंडस्ट्रीज को ये लोग देंगे। छोटे मोटे साइकिल के दुकान, गराजेस, ये सब तुमको मिल जाएगा। और रोल इन नेशनल डेवलपमेंट, सीधी बात है कि भारत में कितने एमएसएमई है? 6 करोड़, मैक्सिमम तुमको गांव में मिलने हैं, ठीक है? तो यदि इनका आउटपुट बढ़ा तो देश का आउटपुट बढ़ा, ठीक है ना? और एग्रीकल्चर को तुम छोड़ नहीं सकते। एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान में शॉर्टेज हो रहा है ना, यदि उनको फ्रूट्स, फ्रूट्स तो जाने दो, रोटी भी नहीं मिला ना वेजिटेबल, तो सिविल राइट्स शुरू हो जाते। खाना नहीं मिला, लोग भूखे रहेंगे, बट बच्चे लोग भूखे रहे तो लोग फिर इमोशनल होकर राइट्स करते हैं। ये स्थिति पैदा ना हो तो उनको बचाना ही पड़ेगा, नहीं तो सिविल राइट्स 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 30 दिन, उसके बाद शुरू हो जाता है, राइट? तो रेवोल्यूशन शुरू हो जाएगा वहां। तो नेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा पार्ट। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी क्या है? अपना 1/3 अनाज वेस्ट हो जाता है, 1/3, क्योंकि बहुत सारा अनाज खुले में रखते हैं। खुले में रखेंगे तो चूहे, क्लाइमेट असर तो करना है, और बीच में बारिश आ गई तो गया। तो तुमको वेयर हाउस दे दिया, तुमने लॉक करके रखा। प्याज में लोग अमीर है, मानते हो? वो लोग कहाँ खुले में रखते, वो लोग के पास इतना पैसा है, वो लोग मस्त वेयर हाउस में रखते हैं। तो प्याज इसलिए है कि वो टिकता है, टमाटर ये सब कैसे टिकेगा? अब दिक्कत ये है, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस ही है, करो, लेकिन 6 करोड़ रुपए खर्चा आता है बड़ा कोल्ड स्टोरेज के लिए, तो कोल्ड स्टोरेज है नहीं। तो अभी छोटे छोटे वेयर हाउस के लिए जरूरी है। इनफैक्ट तुमको विश्वास नहीं होगा, अमेजन, फ्लिपकार्ट 1 डे डिलीवरी कैसे दे रहे हैं? अपना भिवंडी में वेयर हाउस एक है, तुमने ऑर्डर किया, मेरे को 1 डे डिलीवरी कैसे दिया? ये तो कहीं और से आया होगा ना। बट वो लोग 1 डे डिलीवरी, क्योंकि सब जोरदार वेयर हाउस खोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है लॉन्ग टर्म में तो लोग ऑनलाइन ही बाय करने वाले हैं। तो सब वेयर हाउस खोल रहे हैं, और वेयर हाउस का इंडिया में बहुत बढ़िया ये है, भिवंडी में सब वेयर हाउसेज ही है। तुमको 1 लाख 1.5 लाख के भाड़े पे वो लोग देते हैं, और जो भी फॉरेन से माल आता है सब भिवंडी में जाता है। ये तुम्हारा पेपर फ्राई है ना फर्नीचर का, ऑनलाइन, सब भिवंडी में वेयर हाउस है, करेक्ट? तो ये था तुम्हारा नाबार्ड के बारे में शॉर्ट नोट।
एग्जाम में आया तो इंट्रोडक्शन के बाद सब पॉइंट्स लिखना, 5-6 पॉइंट फीचर लिख देना विद एग्जाम्पल, तो तुम्हारा काम हो जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है।